नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। महिला आरक्षण बिल आज संसद से तो पास हो गया। महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद महिलाओं के लिए संसद में 181 सीट रिजर्व रहेगी। मतलब इन्हें 181 सीटों पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएगी। आरक्षण बिल लंबे अरसे से संसद में विधेयक तो आ रहा था लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। फाइनली वो दिन आया जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बात कही गई कि ये नरेंद्र मोदी का जुमला है, वैसे कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट तो किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपनी सोशल मीडिया आईडी पर लिख रही है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का जुमला है। आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों लिख रही है, इस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले हम आपको महिला आरक्षण बिल और उससे जुड़े इतिहास के बारे में बताएंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, वर्तमान परिस्थिति में देखें तो संसद में 82 महिला सांसद है, लेकिन जैसे ही महिला आरक्षण कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद से परिस्थिति बदल जाएगी और परिस्थिति ये रहेगा 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इस बिल के संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। SC/ST महिलाओं के लिए क्या परिस्थिति रहेगा, तो ST/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की व्यवस्था आरक्षण के भीतर की गई है, यानी लोकसभा विधानसभा में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित होगी उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं को होगी। इसे ऐसे समझिए कि इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है। बिल के कानून बनने के बाद 84 सीटों पर SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसी तरह से 47 ST सीटों में से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह समझने की जरूरत है, क्या ये बिल जो नया कानून बना है, जो बिल संसद से पास हो चुका है, इस बिल के पास हो जाने के बाद क्या महिलाओं को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आरक्षण मिल जाएगा? तो इसका बड़ा आसान जवाब है कि नहीं। 2024 के चुनाव में ये जो नई कानून बनी है ये लागू नहीं होगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा, ये नया कानून कब लागू होगा? 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तब महिला आरक्षित सीटें यानी महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हो जाएगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो ये काम 2029 तक हो पाएगा, यानी 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी 181 सीटें रिजर्व रहेगी महिलाओं के लिए। आप सोच रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव क्यों नहीं है, तो ये जो सीटों की संख्या है आखिर वर्तमान परिस्थिति में लागू क्यों नहीं हो सकती? तो वर्तमान परिस्थिति में ये असंभव कार्य है। परिसीमन होगा, उसके बाद ये कानून लागू होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि परिसीमन होने के बाद ही ये कानून लागू होगा। 2026 में देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होने वाला है। इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कानून नहीं लागू होगा। भले ही कानून संसद से पास हो चुका होगा, लेकिन 2024 में तो महिला आरक्षण कानून जो बनी है वो लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसे नरेंद्र मोदी का जुमला बता दिया। नरेंद्र मोदी को महिला वोटर चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी ने जुमला फेंका, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। कांग्रेस की ट्वीट में आपको दिखाता हूँ। महिला आरक्षण बिल के टेक्नोलॉजी को समझिए। ये बिल आज पेश जरूर हुआ है, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल जनगणना के बाद लागू होगा। आपको बता दें कि 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई है। आगे ये जनगणना कब होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 27 है तो 28 की बात कही गई। ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से है। आगे मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। मतलब पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका। ये जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है। मोदी सरकार हमारे देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, उम्मीदों को तोड़ा।
ये आरोप किसका है? तो ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का, जो कह रही है कि मोदी सरकार ने हमारे देश के महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में तो महिला आरक्षण लागू नहीं होगा 2029 के लोकसभा चुनाव में। संभव है अगर जनगणना 2029 से पहले हो जाता है, उसके बाद जो है फिर से उसके बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद सीटों का पुनर्गठन होगा, और उसके बाद ये फाइनल की जाएगी, सीट रिजर्व किया जाएगा, 181 सीटें रिजर्व की जाएगी। मैं आपको बताता हूँ किन राज्यों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम है। बिहार की बात करें तो लगभग 11% बिहार में महिलाओं की भागीदारी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 15% महिलाओं की भागीदारी है। हरियाणा की बात करें तो लगभग 10% महिलाओं की भागीदारी है। झारखंड की बात करें तो लगभग 13% महिलाओं की भागीदारी है। पंजाब की बात करें तो लगभग 12% महिलाओं की भागीदारी है। राजस्थान में 12% महिलाओं की भागीदारी है। उत्तराखंड में लगभग 12% महिलाओं की भागीदारी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 12% महिलाओं का भागीदारी है। पश्चिम बंगाल में लगभग 14% महिलाओं की भागीदारी है। दिल्ली में लगभग 12% महिलाओं की भागीदारी है। गुजरात विधानसभा में लगभग 9% महिलाओं की भागीदारी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। ये वो राज्य है जहां 33% जो महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है, वहां पर महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो 10% से भी कम है। कुछ जगहों पर 15% है, कुछ जगहों पर 13% है। ये वो राज्य है जहां पर महिला भागीदारी विधानसभा में तो नजर नहीं आ रहा है। जब 33% आरक्षण मिल जाएगा, उसके बाद शायद इन विधानसभाओं की तस्वीर बदल जाएगी। इन विधानसभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति को देखें तो संसद और अधिकतर विधानसभाओं में जो महिलाओं की प्रतिनिधित्व है वो 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी है 10% से भी कम है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो 15% से भी कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधि लगभग 14% है। कई विधानसभा महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। यूं कहिए कि कई विधानसभाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है 10% से भी कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं महिला आरक्षण से जुड़े कुछ बातें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है 1996 से अटका हुआ था। 1996 से ये बिल अटका था संसद में, और उस समय एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। ये बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था, यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। महिला आरक्षण का जो ये कानून है जिस दिन लागू होगा उसके 15 सालों के बाद इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी महिलाओं को जो आरक्षण है वो अगले 15 साल तक दी जाएगी। इससे पहले भी ऐसा ही बातें जो वर्तमान तौर पे आप कह सकते हो ओबीसी एसटी एसटी के लिए आरक्षण दी जाती है उसके लिए भी तय की गई, क्योंकि 15 सालों के बाद एसटी एसटी का आरक्षण की समस्या की जाएगी या आरक्षण को समाप्त किए, लेकिन वो 15 साल वहां भी नहीं आया। तो उम्मीद करिए कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये वाकई अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ले और 15 सालों के बाद इसे समाप्त कर दिया जाए, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये संभव तो नहीं है। लेकिन चलिए साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर से महिला आरक्षण बिल को पेश किया। कई दलों के सहयोग चली, लेकिन वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। इस बिल के पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे 99, 2002 में 3 और 4 में भी पारित करवाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस की नेतृत्व यूपीए सत्ता में आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। यूपीए ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन के विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां बिल तो 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पास हो गया। बीएसपी, वामदल और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। यूपीए सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश किया, लेकिन इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे।
ये दोनों दलों ने यूपीए का हिस्सा था। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खट्टे पड़ जाएगी। इस साल 2008 में इस बिल को कानून न्याय स्थायी समिति को भेजा। इसके 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल का मसूदा तैयार किया है उसमें सहमत नहीं। इन दोनों सदस्यों की सिफारिश थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिला को दे। महिला आरक्षण 20% से अधिक ना हो। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद ये बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा में अस्थायी सदन था, इसलिए ये बिल अभी जिंदा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में ये बिल अभी भी जीवित है। इसलिए आज लोकसभा से जैसे ही ये बिल पास हो गया उसके बाद ये समस्या ही खत्म हो गया। लोकसभा से पास होते ही ये कानून बन जाएगा, लेकिन ये कानून लागू कब होगा? तो 2024 में ये कानून लागू नहीं हो पाएगा। महिला आरक्षण बिल का इतिहास मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में ये बिल अभी भी जीवित है, लेकिन राज्यसभा में ये बिल जीवित है। लोकसभा में जहां तक बात है कि लोकसभा में ये बिल 2014 में जैसे ही मनमोहन सरकार के कार्यकाल समाप्त हो गई। लेकिन आज से महिला आरक्षण बिल तो पास हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या इस बिल का जो असली उद्देश्य है वो पूर्ति होगा? एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये ट्वीट देखिए। ट्वीट सुधीर चौधरी का है, वैसे ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है, तो आप इसे पोस्ट कह सकते हैं। तो ये पोस्ट सुधीर चौधरी ने किया। सुधीर चौधरी ने क्या कहा इस बात को आप समझिए और वर्तमान राजनीति को भी आप समझिएगा। चलिए, इसमें एक ही समस्या है, कहीं सारे बड़े नेताओं की पत्नियां और परिवार के सदस्य सारी टिकट ना ले ले। पंचायतों में महिला आरक्षण के बाद भी यही हुआ था, सरपंचों की पत्नियां ही सरपंच बनने लगी। पार्टियां ऐसी महिला को टिकट दे जो बड़े राजनीतिक खानदान से नहीं आती। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लोकल बॉडी इलेक्शन को देख, नगर निगम, पंचायत और नगर परिषद की परिस्थितियों को आप देख सकते हो। वहाँ महिला आरक्षण है, कई राज्यों में 50% तक महिला आरक्षण है, लेकिन क्या उसका लाभ मिल पा रहा है? तो इसका जवाब है ज्यादातर सरपंच जो पहले सरपंच थे वो जैसे ही महिला आरक्षित हो गई, सीट जैसे ही महिला आरक्षित हो गई, वहां से अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वा दिए। और इसी के बाद आप समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण का जो उद्देश्य लोकल बॉडी इलेक्शन में था वो कहाँ पूर्ति हुई। लोकल बॉडी में भी तो महिला आरक्षण दी गई, लेकिन उसका सही मार्गदर्शन आप कह सकते हैं सही तरीके से उसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी सुधीर चौधरी की इन बातों को समझिए, या आखिरी की लाइनों को समझिए। सरपंच की पत्नियां ही सरपंच बनने लगी, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सरपंच थे, पहले जो सरपंच थे, उसके बाद जब महिला आरक्षण के तहत वो सीट को महिला रिजर्व कर दिया गया तो उन सीटों पर वो अपनी पत्नियों को लड़वाने लगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण देने का जो सही उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सका। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं क्या वाकई जब लोकसभा में महिला आरक्षण होगा या फिर विधानसभा में महिला आरक्षण होगा तो राजनीतिक दल बड़े नेताओं की पत्नियों की जगह पर क्या एक ऐसी महिला को टिकट देगी जो महिला राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती हो, जिसकी बुनियाद राजनीतिक ना हो, एक सामान्य से परिवार से कोई महिला आ रही हो, उसे क्या उस महिला को टिकट मिलेगा? या फिर वही होगा जो सरपंच में के चुनाव में देखने को मिलता है कि सरपंच जो पहले सरपंच था वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा देता है, उसके बाद पूरी कहानी आप कह सकते हैं एक राजनीतिक एक परिवारवाद का ही जन्म ले लेता है। लेकिन अब अगर महिला आरक्षण बिल आया है तो इन विभिन्न राजनीतिक दलों को भी इस बात को और समझना पड़ेगा बड़े नेताओं की पत्नियों को टिकट ना दे, बल्कि टिकट उसी को दे जो एक सामान्य परिवार से आते हो। लेकिन राजनीति में 2029 में ये लागू होगा, तब तक तो भारतीय राजनीति में काफी कुछ बदल चुका होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, महिला आरक्षण बिल सही है या फिर गलत? या आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो को बस यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।